आज का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके बीच में आने वाली है जो 25 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। बगैर किसी अपलाइन के कैसे आप बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं अगर अपलाइन की एक्टिव सपोर्ट नहीं है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम हर साल चैट विद सुरेंद्र वत्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। 4th एनिवर्सरी फ्रेंड्स मीट 2023 5 मार्च तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में हम लोग मना रहे हैं। और अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल रहे हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। आज का एपिसोड हमारा बहुत खास है। आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे बीच में है जिनको यहाँ पे लाना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था और आज वो सपना पूरा हो रहा है। मैं बहुत उत्साहित हूँ, रोमांचित हूँ, भावुक हूँ। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें एक ऐसी शानदार शख्सियत का जो 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और न केवल मात्र हिंदुस्तान में लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं, अपितु बहुत सारे देशों में, अमेरिका में, रसिया में, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों में वो एज ए डायरेक्ट सेलिंग लीडर गए हैं और लोगों ने उनको प्यार दिया है और उनकी बहुत डिमांड है। तो एक इंटरनेशनल लीडर आज हमारे बीच में है। तो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। अनिल नारंग सर हमारे मेहमान हैं। स्वागत है सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का। आप बहुत अमेजिंग हो, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो इंडस्ट्री के लिए और आपके साथ हमारा भी ऐसा प्यार बन गया है कि आज आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइट। थैंक यू नारंग सर। आपके ये शब्द बहुत मायने रखते हैं हमारी पूरी टीम के लिए। मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ सर सभी व्यूअर्स को। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में जैसे सिखाते हैं ना कि आप अपना विज़न बोर्ड पे अपना ड्रीम रखिए, उसकी पिक्चर लगा दीजिए। बिल्कुल। तो जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया तो मेरे उस विज़न बोर्ड पे एक नाम था, अनिल नारंग सर को मैंने लाना है। और उसकी वजह ये थी कि मैंने 2001 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की सर। तो शुरुआती टाइम में एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इसमें आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए आपकी उसमें तो कैसेट आती थी, तो मैंने बहुत सारी कैसेट सुनी, बहुत सारे मैंने इंग्लिश स्पीकर्स को सुना, तो उनकी ट्रांसलेशन आप करते थे। और उसी समय से एक ड्रीम था कि यार नारंग सर से कभी मुलाकात होगी तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब हमने चैनल स्टार्ट किया तो उस समय वो सारे के सारे लोग जिनसे मैंने पर्सनली सीखा है तो उनको मैं यहाँ पे लाना चाहता था। और जैसे हम लोग एक बड़ा टारगेट सेट करते हैं ना सर, डायरेक्ट सेलिंग में भी या किसी भी बिजनेस में, बिल्कुल, तो उसके लिए बहुत फॉलो करना पड़ता है, बहुत उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो ये आज कितने सालों के प्रयासों का परिणाम है नारंग सर। आप बहुत कमाल के इंसान हैं सुरेंद्र वत्स जी। मैंने आप जैसा ज़बरदस्त इंसान बहुत कम ही देखे हैं। और ऐसे आपने कांटेक्ट किया था बहुत पहले, ऑफ कोर्स बहुत टाइम हो गया है, शायद हम उस टाइम कनाडा में थे। जी सर। और ये बहुत पुरानी बात है, बहुत साल, कितने साल तो मेरे को भी याद भी नहीं है लेकिन बहुत साल निकल गए। तो तब से हम लोग आपस में इन टच हुए और आपसे अच्छी दोस्ती हो गई। जी। और मैं भी सोच रहा था कि जाएं, लेकिन कुछ ऐसे ही समय निकलता गया और आज फाइनली आपके पास हैं और हम लोग आपके चैनल पर हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत ही मज़ा आ रहा है। जो हम लोग फॉलोअप सिखाते हैं ना सर, वो सीखते भी हैं। आप जैसे लोगों से सीखते हैं। आप जैसा फॉलोअप कोई कर नहीं सकता, आपका फॉलोअप नंबर 1 है। हमने सर इसी फॉलोअप की वजह से गवर्नमेंट से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन निकाली। वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो पूरा सिनेरियो 2012-13 में इंटरनेशनल कमेटी बनी। तो मैं और मेरे एक साथी हैं राजीव गुप्ता जी, तो हमारा रूटीन था सर, हम लोग सोमवार को मिनिस्ट्री में जाते थे और शुक्रवार को मिनिस्ट्री में जाते थे। क्या चल रहा है सर, नमस्ते करके आ गए, कभी डायरेक्टर मिले, कभी कोई मिला। तो वहाँ उस फॉलोअप की हमें मालूम था, फॉलोअप से परिणाम आते हैं। और फाइनली हम लोग सितंबर 2016 में गाइडलाइन लेके आए थे और फिर मुझे लगा कि वो काम करता है तो नारंग सर पे क्यों ना आया जाए। अरे हम तो छोटे से बंदे हैं, हमारे पे तो काम करना ही था। और आपका फॉलोअप इतना स्ट्रांग और इतना पैशनेट और इतना प्रेम है आपके पास, आप इतने हम्बल इंसान हैं सर कि आपके पास हर कोई आएगा और उसको आना ही है। थैंक यू सो मच नारंग सर। सो मैं
रोमांचित भी हूँ सर, थोड़ा इमोशनल भी हूँ, क्योंकि मेरे एक आइडियल पर्सन मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं सर आपकी स्टोरी से। आपकी देखिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। एक व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से था, बिल्कुल एकदम बहुत संघर्ष में कर रहा था, ज़िंदगी चल रही थी, उसके बाद वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। लेकिन आपकी कहानी थोड़ी सी अलग है, मैंने तो बहुत बार कैसेट्स के माध्यम से सुनी है। तो प्लीज़ कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए? बिल्कुल सुरेंद्र जी, हमारी कहानी है तो सिंपल बिल्कुल। मेरे फादर जो हैं वो प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाया करते थे। राइट। और हम लोग होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, और मेरा शादी भी होशियारपुर में हुई है, मेरी वाइफ भी होशियारपुर से है। बल्कि हमारे घर बिल्कुल पास पास हैं, गलियों अच्छा। में से थोड़ा सा रास्ता 5 मिनट लगते हैं एक दूसरे घर जाने। ओके। हमारे घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल होता था, और हमारे फादर कहते थे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लो और ज़िंदगी सेट हो जाएगी। वो चाहते थे हम कामयाब हों, और उस पर उनका पूरा फोकस था। मैंने पढ़ाई से अपना कैरियर बनाया। मेरा मैट्रिक में नेशनल स्कॉलरशिप था। उसके बाद सिविल इंजीनियर बनने का सोचा, तो थापर इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला से मैंने बीटेक करी, ऑनर्स में डिग्री थी। उसके बाद मेरी कैंपस सिलेक्शन हो गई, और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज इंजीनियर, साइमन कार्स कंपनी का नाम है, और पोस्टिंग हुई हज़ीरा में, सूरत में। अच्छा। वहाँ पे क्रिप्को फर्टिलाइज़र, क्रिप्को यूरिया आता है वहाँ से, तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई पहली। उनके साथ मैंने 2 साल काम किया। उनके साथ रहते हुए वहाँ पे और माहौल था, और आगे पढ़ लो, तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट में। उसके बाद मैं गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, एनबीसीसी में। उसके बाद आगे पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अच्छा। आजकल उसको पीएसपीसीएल कहते हैं। तो मैंने एज एसडीओ ज्वाइन किया था। अच्छा। लंबी कहानियाँ हैं वैसे तो। मेरी जब शादी हुई तब मैं एनबीसीसी में था और कानपुर में पोस्टेड था। तो शादी करने के बाद हम सीधा कानपुर गए थे, लेकिन पीएससीबी में आ गए, और यहाँ पता लगा कि प्रमोशंस थोड़ी स्लो हैं। तो एक नया डिपार्टमेंट बना, पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन। तो मैं डेपुटेशन पे वहाँ गया, और वहाँ मैं पोस्टिंग हुई 1-2 जगह। बठिंडा थे, फिर जलंधर थे, जलंधर से मोहाली आए, और फिर यहाँ मेरी प्रमोशन हो गई, और मैं एज एक्सियन पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन मोहाली में जॉब कर रहा था। उस टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ जो करनाल में रहते हैं, वो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, वो कहीं बाहर सेल कर रहे थे समुद्री जहाज़ पे। तो उनको किसी ने बताया कि इंडिया में एक बिजनेस आने वाला है। अच्छा, ये कब की बात है सर? ये 97 एंड की बात है। वो सेल कर रहे थे 97-98 की बात, 25 साल हो गए मतलब। राइट। तो उनको बताया गया, और उन्होंने नोट कर लिया एड्रेस कि कोई एक अमेरिकन इंडिया से, यूएस से इंडिया आएगा, और वो चंडीगढ़ में कहीं पे बिजनेस डिस्कस करेगा, और वो बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला। अच्छा। उनको बताया। तो वो करनाल में रहते थे, और वो करनाल से हमारे घर आए। हम मोहाली में थे, मेरी पोस्टिंग थी यहाँ पे। तो मोहाली में आए हमारे घर, और पर्ची मेरे को दिखा के कहने लगे यहाँ चलना है हमने आज शाम को। अच्छा। मैंने कहा क्या होगा? कहते बहुत बड़ा कोई बिजनेस होने वाला, कोई एक गोरा आया हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा यार अब मैंने तो बिजनेस करना नहीं, आप जाके आओ। तो कहते नहीं यार तू मेरे साथ चल। अच्छा। थोड़ा प्रेशर लगाया उन्होंने कि यार यहाँ पे चलान हो जाते हैं, मेरे को रास्ता नहीं पता, तू चल नहीं सकता। उनकी वाइफ जो है मेरी वाइफ की बड़ी सिस्टर है। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा यार ये तो ब्रदर इन लॉ, इनके साथ तो जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा। तो हम ऑफिस गए, ऑफिस में कुछ बोला और मैं उनके साथ चला गया। एक छोटा सा डिसीजन था, ना भी जाते जी। तो चला गया, और हम लोग एक चंडीगढ़ में उस एड्रेस पे पहुंच गए। वहाँ घंटी मारी, बेल मारी, निकला ही कोई नहीं। फिर अंदर गए, बहुत बड़ा घर था। अच्छा। हाँ, ड्राइवे था बहुत बड़ा। उस ड्राइवे में गए, अंदर जाके बेल मारी, तो एक आई अंदर से, कहती अंदर आ जाओ। अरे हमें बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार कैसे लोग हैं, पूछते नहीं कौन है, कहाँ से आए हो, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और फिर अंदर राइट घुसे तो एक बहुत बड़ा कमरा था। अच्छा। और उस बहुत बड़े कमरे में करीब 15-16 लोग बैठे हुए थे, और साइड में एक व्हाइट बोर्ड लगा था। अच्छा। मैं जिंदगी में कभी व्हाइट बोर्ड नहीं देखा। अच्छा। हमारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड होते थे, यहाँ व्हाइट बोर्ड। हाँ। तो वहाँ पहुंचे, और वहाँ एक गोरा घूम रहा था। तो मेरे को उन्होंने बताया था गोरा आने वाला कोई, तो अमेरिकन था वो। तो हम तो होशियारपुर में रहने वाले, हम फॉरेनर्स को देखते भी नहीं इतने ज़्यादा यहाँ पे। तो मैंने कहा माहौल तो थोड़ा है। एक बंदा आया इतनी देर में, वो कहते यहाँ बैठ जाओ। अच्छा। उसने बैठा दिया, कुछ नहीं पूछा, नाम नहीं, कुछ नहीं, बिठा के कहता अभी मैं मिलता हूँ आपको, चला गया। तो वहाँ पर वो जो लोग थे, वो जो फॉरेनर था, उसी से सब लोग थोड़ी थोड़ी बातचीत कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा, मैंने कहा भाई आप जाओ, मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा जाओ यार आप इससे बात करके आओ, क्या बिजनेस है पता कर लो, जो करना है फिर चलें। तो मेरे ब्रदर इन लॉ वो चले गए उसके पास, उससे बातें करने लगे, लेकिन वो बहुत दूर थे।
अच्छा। रूम बहुत बड़ा था। हाँ। तो मेरे को उनकी बातचीत सुन नहीं रही थी, अच्छा। लेकिन मैं आसपास के लोगों की बातें सुन रहा था। अब इधर एक बंदा बैठा बोल रहा था कि ये जो गोरा है ये कह रहा है कि ये जो बिजनेस इसने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है उसकी वजह से लोगों ने जेट प्लेन खरीद लिए। अच्छा। अरे मैं सोचा यार, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा जेट प्लेन कोई खरीदता है? मेरे पास एक मारुति कार होती थी, उसकी किस्तें जा रही थी जी। EMI। तो मैं कहा जेट प्लेन कोई खरीदेगा, रखेगा कहाँ? और रख लिया है, उड़ाएगा कौन? उड़ाएगा तो जाएगा कहाँ? मैं कहा बंदा फ्रॉड है, कुछ गड़बड़ चल रही है। अच्छा। एक इधर बंदा बैठा था, वो बोला, कहता है ये गोरा बोल रहा है कि जो बिजनेस अभी इसने व्हाइट बोर्ड पे दिखाया है उसकी वजह से लोगों ने आइलैंड खरीद लिए। अब मैं बोला आइलैंड कौन खरीदता है यार, उसमें करना क्या है? मैं सोचने लगा आइलैंड क्या होता है। एकदम सोचा मैं, यार हमारे घर, मैंने एक फ्लैट खरीदा था 2 BHK का जी। उसकी उसकी भी किस्त जाती थी। तो मैं कहा यार ये तो सब बातें फालतू लग रही हैं। एक और बंदा था वहाँ, वो सबका गुरु था। वो बोला, कहता ये बंदा बोल रहा है कि जो इसने बोर्ड पे बिजनेस दिखाया उसकी वजह से लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। अच्छा। मैंने कहा यार नौकरी कोई छोड़ता है? हमारे पंजाब में नौकरी मिल जाए छोड़ता तो कोई सुना नहीं हमने। तो मेरे फादर भी रिटायर हुए, हमारा पूरा प्लान था रिटायर होने का, और हम तो जॉब में ही अपना कैरियर बना रहे थे। मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ तो चल रही है यहाँ पे, तो कुछ फ्रॉड होने वाला है। तो मैंने कहा मेरे साथ नहीं हो सकता, कारण क्या है? अपने पास पैसे ही नहीं थे। अच्छा। पैसे पूरे आते थे, सैलरी आती थी। फ्रॉड के लिए पैसे तो चाहिए। पैसे है ही नहीं। हाँ। एक EMI जाती घर की, एक EMI जाती कार की। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सैलरी आई खत्म। फादर से पैसे उधार ले रखे थे, घर की जो हमने घर खरीदा तो उसकी डाउन पेमेंट के लिए फादर से पैसे ले रखे थे। तो थोड़े से पैसे इकट्ठे होते थे तो उनको देते थे। तो मैं सोचा ये तो बंदा यार कोई गड़बड़ चल रही है। इतनी देर में मेरे ब्रदर-इन-लॉ उसकी बात सुन के वापस आ गए। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या बना फिर? कहते यार नहीं मैं चलते हैं। तो मैंने तो पता करना था कि यार फ्रॉड कितना बड़ा है। तो मैंने कहा कितने पैसे मांग रहा है? अच्छा। अच्छा। मैंने कहा जितने पैसे मांग रहे हैं इतने बंदों से गुना कर लो, उतना बड़ा फ्रॉड होने वाला है। कहते यार पैसे तो बड़े थोड़े मांग रहे हैं, 4-5 हज़ार रुपये मांग रहा है। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा जिंदगी में पहली बार एक ऐसा बिजनेस सुना है उसके जो पैसे लग रहे हैं वो अपने पास भी हैं, और जो बातें हो रही है जहाज वाली वो तो कमाल ही है। मैं सोचा अगर इसको पैसे दे दिए और 2 दिन सपनों में जहाज आ गया तो पैसे पूरे हो जाने हैं। नहीं सपनों में आ जाए जहाज, पैसे पूरे हो जाएंगे। तो मैं कहा यार मैं बात करूंगा इससे। अच्छा। मेरे बदन लगा कहते तू बात करेगा? मैंने कहा मैं मिल सकता हूँ। कहते ठीक है जा मिल ले, पर मैं नहीं इसको कर रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं गया उसके पास, डॉक्टर विलियम हैरिस उनका नाम है। अच्छा, विलियम हैरिस। हाँ। और वो स्पेशली इंडिया आए थे बिजनेस बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। तो मैं उनके पास गया, मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा आप इसीलिए आए हो? कहते हाँ। आप डॉक्टर हो वहाँ? कहते हाँ। मैंने कहा बिजनेस इंडिया में चलेगा? कहते चलेगा इसलिए आया हूँ। मैंने कहा मेरे को ज्वाइन कराओ। अच्छा, क्या सुना बात है? कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ समझ नहीं प्लान वगैरह भी आपने नहीं देखा? कुछ नहीं, हम तो पहुंचे लेट थे। पहले हो चुका था प्लान? हाँ, प्लान से बाद पहुंचे हम, सारा बोर्ड भर चुका था। हम बाद में पहुंचे, हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, जेट प्लेन की बातें सुनी, ये सुनी। मैं मेरे को ज्वाइन कराओ। उन्होंने रखा कागज, कहते ये फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले तो हैरान हुए वो, ज्वाइन करो। एक बंदा आया, मैंने भरना शुरू किया, मेरे बदन ला के खड़े हो गए यहाँ पे। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने कहा ज्वाइन कर रहा हूँ। बोले ये चलेगा नहीं बिजनेस। अच्छा। इसमें या तो मेंबर बनाने पड़ेंगे या माल भेजना पड़ेगा, तेरे से नहीं होगा। मैं पेन बंद कर दिया। मैंने देखा डॉक्टर विलियम हैरिस की तरफ। मैंने कहा ये हमारे घर में सबसे कामयाब आदमी है रिश्तेदारी में, सब लोग इनकी सलाह लेते हैं यहाँ पे, और ये मेरे को कह रहे नहीं चलेगा। तो बोले डॉक्टर विलियम हैरिस बोले तो भरने को लग गए थे फॉर्म। मैंने बोला मैं सोच रहा था कर लूँ, अब इनके कहने से मेरा मन नहीं बन रहा। तो डॉक्टर विलियम हैरिस ने मेरे को यहाँ से पकड़ा हल्के से, प्यार से, मेरे को कहते कम विद मी, मेरे साथ आओ। मेरे को ले गए, वहाँ पे एक टेबल थी, टेबल पे ले गए, वहाँ पे एक किताब पड़ी थी। अच्छा। किताब खोली, पन्ने पलटने लग गए उसके, काफ़ी अग्रेसिवली। ये देखो ये बंदा, ये गाड़ी है इसके पास, ये देखो। मेरे को बाद में पता लगा प्रोफाइल ऑफ सक्सेस थी। अच्छा। उसमें फोटोएं थी।
डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये लॉयर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब लोग करते हैं, यहाँ सब करेंगे। मैं फिर से दोबारा बहुत इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा ये बताओ कि यहाँ पे कौन कौन इस बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन कर रहा है? कहते अभी तो कोई नहीं कर रहा। ये भी याद चाहिए। तो मैं जब पूछता था कभी मैं प्लस होता कभी माइनस, लेकिन पता नहीं मेरे को कुछ हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है करते हैं। मैंने फॉर्म भरा। मैं कितने पैसे लगेंगे? मेरी जेब में 1500 रुपये थे। मैंने 1500 रुपये निकाले उनको दे दिए और मैंने कहा मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, तो करीबन 1-1.5 घंटे में। मैं वहाँ से घर गया, घर से मैडम को भी साथ में लिया, अपनी वाइफ को, बिंदु को, उनको साथ लिया। वहाँ गए, बैठे, बाकी पैसे दिए और उन्होंने हमें बहुत सारी कैसेट्स दे दी। अच्छा। और मिलके हम वापस आ गए ज्वाइन करके। कोई प्रोडक्ट नहीं? कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, प्रोडक्ट था ही नहीं कोई उस तब। और ये बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है। सारी कैसेटें उन्होंने मेरे को दे दी, बहुत सारी, और हम वापस आ गए घर। और मेरे ब्रदर इन लॉ कहते तू फंस गया। अच्छा। पर अगर तेरा चल गया। उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया? नहीं किया। अच्छा। उस सारे बंदों में सिर्फ मैं नहीं किया। अच्छा। और मैं जब घर आया मेरे को कहते अगर तेरा चल गया तो मैं फिर देख लूंगा, अभी तू कर। अच्छा। अरे वाह। अब आपको मैं एक बात बताऊं बड़ी कमाल की सर। ये बहुत सारे बंदे इन्वॉल्व हो गए। डॉक्टर विलियम हैरिस यहाँ पे आए, उसके पीछे भी एक कहानी है। वो एक लेडी थी जिसके दांत खराब हुए और उनके पास दांत दिखाने गई। डेंटिस्ट थे वो, डेंटल सर्जन। तो वो दांत दिखाने गई तो उन्होंने कहा कि वो लेडी आ गई, पहले इन्वॉल्व हो गई, और डॉक्टर विलियम हैरिस 2 जने हो गए। डॉक्टर विलियम हैरिस अचीवर थे, नेटवर्क मार्केटिंग में प्लेटिनम थे। और लेडी ने डॉक्टर विलियम हैरिस से जब दांत दिखाया तो डॉक्टर विलियम हैरिस उनको पूछा कि आप इंडिया में किसी को जानते हो जो एम्बिशियस हो, यंग हो, एनर्जेटिक हो? कहती हाँ मेरा भाई है। तो उसने अपने भाई से, जिसका नाम अतुल कुमार है, डॉक्टर विलियम हैरिस की बात कराई। अतुल कुमार ने उनको अपने घर बुला लिया। अच्छा। अपने घर में रखा। हाँ। वो करीब 10 दिन यहाँ रहे। हाँ। वो डॉक्टर विलियम, अतुल कुमार आ गया। हाँ। वो डॉक्टर विलियम हैरिस का इंडिया में पहला ट्रिप था, उससे पहले कभी नहीं आए। उसके बाद वो कभी दोबारा नहीं आए। अच्छा। ओके। वो उनका आखिरी ट्रिप था। और मेरे ब्रदर-इन-लॉ को कहीं और से पता चला। 5वां बंदा आ गया। जब वो घूम रहे थे, शिप पे जा रहे थे, तो उनको वहां से पता चला। और ये मेरे को धक्के से लेके गए। ये सारे बंदे इन्वॉल्व हुए और सिर्फ मैंने ज्वाइन किया। क्या बात है। और 1 साल के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। हाँ। वो इतना बड़ा बिजनेस बनाया। ये सारे बंदे, डॉक्टर विलियम हैरिस को मैं दोबारा कभी नहीं मिला आज तक। अच्छा। 25 साल हो गए उनसे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आपके एलओएस में वो रहे? हाँ, इंटरनेशनल लिंकेज उनके साथ है। हाँ। लेकिन उनके अपलाइन से मुलाकात हुई जिनके साथ हमने क्लोजली काम किया, लेकिन डॉक्टर विलियम हैरिस को कभी नहीं मिले। लेकिन ये बाकी सारे बंदों में कोई बंदा इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। मतलब उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, या ज्वाइन किया होगा तो मतलब जस्ट ज्वाइन करके छोड़ दिया? अतुल कुमार ने किया और मेरा स्पॉन्सर बना। अच्छा। ओके। मेरे ऊपर वही थे। लेकिन अतुल कुमार ने बहुत जल्द, उसका कुछ फाइनेंशियल चैलेंज आया उसके अपने बिजनेस में। वो कंप्यूटर सेंटर चलाते थे, Y2K 2000 आने वाला था। अच्छा। तो Y2K कुछ होगा, प्रॉब्लम होगी, इसके सोल्यूशन के लिए कुछ बहुत इन्वेस्ट करके काम कर रहे थे। वो उनके लॉसेज हुए और उनका कुछ चैलेंज आया फैमिली में। वो दिखे ही नहीं मेरे को, आज तक पता ही नहीं वो कहाँ है। मैं ढूंढता रहता हूँ, मिले नहीं मेरे को। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन माई ज्वाइनिंग, है ना। वो मिले ही नहीं दोबारा। ये कोई बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। और उस दिन के ज्वाइन करने के सिर्फ 1 साल के बाद मैंने जॉब छोड़ दी। इतना बड़ा बिजनेस। क्या बात है सर, आपकी कहानी बहुत अमेजिंग है सर, और बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा है। बहुत सारे लोगों को ये रहता है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी किया है कि मेरी अपलाइन जो है मुझे साथ नहीं दे रहे, मैं कैसे करूं, क्या करूं? तो फिर आपने बिल्ड कैसे किया सर? एक तो मेरे को ये लगता है कि ये भगवान का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। भगवान ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि षड्यंत्र जब रचता है ना कोई, तो बहुत सारे बंदों को कुछ करना पड़ता है। तो उन्होंने इन सब बंदों की ड्यूटियां लगाई, एक षड्यंत्र रचा कि भैया तुम अपना ये काम करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। एक होशियारपुर का कपल है, उसने जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है, उसको जाके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लेकर आए, उसकी लाइफ को चेंज करो। तो भगवान के षड्यंत्र का पार्ट था जो हमारे लिए काम किया, और हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी वो दिन। और मेरे को ये लगता है कि मेरे को समझ कुछ आया नहीं था, और जो समझ आया था वो गलत निकला। सो आई कुड टेक ए राइट डिसीजन विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और लोग राइट इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो सर आपके जो अपलाइन थे वो इंडिया में नहीं थे? नहीं, मेरे इंडिया में। इन यूएस? हाँ जी,
वो डॉक्टर विलियम हैरिस ही हमारे अपलाइन थे एक्चुअली। तो फिर आपने बिल्ड कैसे किया इनिशियली, जो हेल्प रहती है एक अपलाइन की, प्लान दिखाना? एक्चुअली डॉक्टर विलियम हैरिस ने बाद में हमारे को इंट्रोड्यूस किया अपने अपलाइन। उनके अपलाइन थे जो डायमंड थे, कार्ल एंड मार्शा रेडन। कार्ल रेडन इंडिया में आए और जो पहली बार जब वो आए तो वो दिल्ली में आए, और अतुल कुमार जो मेरा स्पॉन्सर था उनको मिलने गया और मैं नहीं गया। अच्छा, ओके। मैंने कहा यार मैं तो सब समझ गया हूँ, मैं बैठा हूँ यार, तू देखा। वो गया, उसने आके मेरे को इतना जबरदस्त इम्प्रेस्ड आया वो। अरे मैं किसको मिल के आया, उनके चेहरे पे ग्लो है, आंखें इतनी इतनी शाइन करती हैं, अमेजिंग, तुम मिस कर गए। अरे यार मज़ा आ गया मिलके, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। मैंने बोला चल ठीक है यार, तो चले गए। पर अगली बार कार्ल रेडन चंडीगढ़ में आए। अच्छा। और मेरे को फिर आया मैसेज, और यहाँ मैं कार्ल रेडन को मिला। तो मैंने कार्ल रेडन के साथ काफ़ी क्लोजली काम किया, उनसे मेंटरशिप ली, और उन्होंने हमारा कोई प्लान नहीं दिखाया। हो नहीं सकता, अमेरिकन है, वहाँ से आके यहाँ कितने प्लान दिखा सकते। उन्होंने कोई हमारे फॉलोअप्स नहीं किए, उन्होंने कोई हमारी ज्वाइनिंग्स नहीं कराई, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला मेरी सोच पे। और मेरा जो विजन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके, इससे क्या हो सकता है, उसको बड़ा किया उन्होंने, मेरी सोच को बदला, और उसी वजह से हम लोग कामयाब हुए। लेकिन काम हमने सारा खुद ही किया। ग्रेट सर। तो ये अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसा हो जैसा आपके साथ में वहाँ अपलाइन, मतलब थे नहीं, कोई थे तो उन्होंने कुछ उस प्रकार का किया नहीं, तो वो अनिल नारंग बन सकता है अगर वैसी कोई सिचुएशन है किसी के पास। तो एक्चुअली बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र जी। मेन चीज़ क्या है कि करना तो खुद ही पड़ता है। और एक मैं आपको सीक्रेट की बात बताता हूँ सर। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े बिजनेस बनाए, यानी कि जो डायमंड लेवल तक और उसके बियॉन्ड गए। मैंने जितने भी डायमंड्स हैं उनमें से किसी के साथ भी इस तरह का काम नहीं किया जो ग्राउंड वर्क कहते हैं, किसी के साथ। अच्छा, ओके। मैंने किसी के प्लान नहीं दिखाए, मैंने किसी का फॉलोअप नहीं किया। जो लीडर होता है ना, उसको इंस्पिरेशन चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और विजन चाहिए, और एक एनवायरनमेंट चाहिए। माहौल जब मिल जाता है, जो लीडर है वो खुद ही ग्रो कर जाता है। और माहौल जरूर चाहिए। जैसे हम बीज बोते हैं ना, तो हर बीज तो पेड़ नहीं बनता, और कौन सा बनेगा वो भी हम नहीं कह सकते, लेकिन माहौल तो बनाना पड़ता है। पानी देना पड़ेगा टाइम पे, धूप चाहिए, खाद डालेंगे, तो वो सब करना पड़ेगा। और माहौल हमें मिला, एनवायरनमेंट हमें मिला, हमारी अपलाइन से हमें मोटिवेशन मिली, हमारी अपलाइन की वजह से हमें विजन मिला। अगर कार्ल रेडन नहीं होते तो हम इस बिजनेस में नहीं होते। इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका हमारी लाइफ के ऊपर, उन्हीं की वजह से बिजनेस है। वो मेरे इस दुनिया में सबसे करीबी दोस्त भी हैं, और हम लोग बहुत क्लोज हैं। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन की एक मिसाल रखी हमने, और उसकी वजह से इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हुआ। लेकिन काम कोई भी खुद ही कर सकता है, माहौल तो अवेलेबल है। कार्ल हेडन ना सर? कार्ल रेडन, REARDON। कार्ल रेडन। तो मिस्टर कार्ल से आपने बहुत क्लोजली उनके साथ में काम किया, मैंने भी उनको बहुत सुना है। हाँ। तो कोई 3 ऐसी लर्निंग सर जो आपने उनसे सीखी हो, कि भाई ये सीखी भी और आपने उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया? बड़ा आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है आपने। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब उन्होंने मेरे को कुछ सुनाया, मैं बोलता बहुत था। अच्छा। सुनता नहीं था। और वो ड्रीम की बातें बहुत करते थे, और मैं उनको कहता था ड्रीम छोड़ो, काम बताएं क्या करना, लोग करेंगे। तो ड्रीम के अगेंस्ट था मैं, और बोलता बहुत था। तो उन्होंने मेरे को एक सेट ला के दिया, अच्छा, CDs का और एक किताब। कहते ये तेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट है मेरा, और तू इसको ध्यान से सुन, CDs को सबको, और किताब पढ़, और फिर हम बात करेंगे। वो पता कौन सी बुक थी जी? लिसनिंग फॉर सक्सेस। अच्छा, क्या बात है। तो उन्होंने मेरे को लिसनिंग सिखाई। तो पहला पार्ट उन्होंने मुझे पढ़ाया, सुनने की कला। लिसनिंग एक ऐसी जबरदस्त चीज़ है, ये सामने वाले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है वो आप पता लगा सकते हो। दूसरा उन्होंने मुझे सिखाया आस्किंग राइट क्वेश्चंस। सवाल पूछो और सुनो।
उन्होंने मेरे को सिखाया आस्क लिसन, आस्क लिसन, आस्क लिसन, आस्क लिसन। क्या बात है। सवाल पूछो और सुनो, सही सवाल पूछने की कला और सुनने की कला। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने मुझे सिखाई वो थी प्रमोशन। अच्छा। आर्ट ऑफ प्रमोशन। वो कहा करते थे एनीबॉडी कैन प्रमोट एनीबॉडी बट हिमसेल्फ। यानी कि कोई भी इंसान किसी को भी प्रमोट कर सकता है, अपने को नहीं कर सकता कभी भी। मैं आपको प्रमोट कर सकता हूँ सर, अपने को नहीं कर सकता। आप मुझे प्रमोट कर सकते हो, आप अपने को नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने जो मुझे सिखाई, इन्होंने मेरी बिजनेस बिल्ड करने में बहुत मदद की। और मैं उनके साथ जब जाता था कहीं एक जगह से दूसरी जगह, हम लोग बहुत कम समय आपस में बिता पाए, अगर आप टाइम की बात करो, क्योंकि वो तो वहाँ रहते थे। जब आते थे वो, उनकी भी और टीमें थी, तो जब मेरे पास आते थे तो 2 दिन 3 दिन हमें मिलते थे। और मेरी मारुति कार में मैं उनको लेके उनके 2 बड़े बड़े टैची पीछे लाद के कहीं कहीं लेके जाता था जहाँ मेरी मीटिंग्स होती थी। और मीटिंग्स में वो मेरे को बोलने देते थे पूरा, और एंड में आके बहुत थोड़े समय के लिए बोलते थे, और उस थोड़े समय में सिर्फ मेरे बारे में बोलते थे। अच्छा। मैं पूरे प्लान दिखाता रहता था और पूरा मैकेनिक्स बताने की कोशिश करता था। वो आते थे और कहते थे ये बहुत कमाल का बंदा है, ज़बरदस्त बिजनेस बनाएगा। तो वो जो उन्होंने मेरे को एडिफिकेशन सिखाई, जो उन्होंने मतलब बोला भी और प्रैक्टिकली दिखाया भी आपको कि दिस इज द वे, बहुत ज़बरदस्त। तो दो चीज़ें हुई ना सर, एक तो लिसनिंग, एक प्रमोशन, एंड थर्ड वन आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चंस। हाँ, नंबर 1 राइट, आर्ट ऑफ लिसनिंग नंबर 2, ओके, आर्ट ऑफ प्रमोशन नंबर 3। ओके ओके, ग्रेट। 3 चीज़ें जो दैट्स मैंने ग्रेट उनसे सर। सीखी। नारंग सर, आपके पास में तो खजाना है, और हमारे व्यूअर्स कितने खुश हैं आपके आने से। मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सुशील कुमार ने लिखा है, इतने लंबे वर्षों का अनुभव ही तो हम लोगों की ज़िंदगी में 4 चांद लगाएगा, और जो झलक रहा है सर अभी। मलविंदर भारद्वाज ने लिखा है, ए रिनाउंड ओरिएटर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। MI एकेडमी ने लिखा है, लीजेंडरी हीरो ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। धाकड़ साहब ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह। और सुमित मिश्रा ने लिखा है, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। मेरे जैसे बहुत सारे प्रशंसक हैं सर आपके देश भर में, देश में क्या दुनिया भर में हैं। मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा नारंग सर। सबसे पहले तो ये जिन लोगों ने इतना अच्छा लगाया है, लिखा है, इतना अच्छा लिखा है हमारे लिए सर, इनके लिए एक ज़बरदस्त सैल्यूट बनता है। एंड वी आर सो थैंकफुल। आप ही लोगों के प्यार की वजह से हम लोग और बड़ा बिजनेस बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक प्रश्न लेता हूँ सर नारंग सर, समय की लिमिटेशन है, सुनने का मन बार बार कर रहा है, और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत आनंद आ रहा होगा निश्चित रूप से। सज्जन कुमार का प्रश्न है सर, एक नए डायरेक्ट सेलर के लिए 20-25 साल पुरानी कंपनी सेलेक्ट करनी गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन है? बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न है। मैं आपको एक ही बात बता के इसका आंसर कर सकता हूँ सर। कार्ल रेडन ने अमेरिका में एक ऐसी कंपनी जो 1959 में शुरू हुई थी, उसको 1992 में ज्वाइन किया। अच्छा, 1959 में स्टार्ट हुई थी एंड ज्वाइन किया 1992 में, मतलब लगभग कितने साल बाद? 33-34 साल बाद। अच्छा, 33-34 साल के बाद ज्वाइन किया। जब वो कंपनी शुरू हुई थी तो कार्ल रेडन अपने टीन्स में थे, 19-20 साल टीन्स, और जब ज्वाइन किया तो 50 क्रॉस कर चुके थे। अच्छा, ओके, 50+। 1 फरवरी 1992 में ज्वाइन किया, और 1996 में जस्ट 4 साल में टॉप लेवल अचीव किया, डायमंड। अच्छा, क्या बात है। तो 34 साल पुरानी मार्केट, अमेरिका जैसे छोटे कंट्री में हमारी अपलाइन ने 4 साल में डायमंड अचीव किया। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ हुआ ही क्या है। और यहाँ तो 34 साल अभी हुए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी को 25, 26, 20, 22, 18 साल हुए होंगे। तो कितने साल शुरू किए वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कार्ल रेडन को सवाल पूछा, मैंने कहा आपने इतनी बड़ी पुरानी मार्केट में जहां सारी दुनिया कर गई, लोग तो कर करा के रिटायर हो गए, तो वहां आपने जाके इतनी देर बाद, और आप भी इतने बड़े 50 क्रॉस कर गए थे, ज्वाइन किया, और 4 साल में कैसे अचीव कर लिया? तो कहते मैं जब किसी को प्लान दिखाता था
और लोग मुझको कहते थे कि हमने तो ये सुना हुआ है। तो मैं कहता था सुना आपने जरूर हुआ है, कार्ल रेडन से सुना है? तो कहते नहीं सुना, कहते एक बार कार्ल रेडन से सुनो। क्या बात है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कब ज्वाइन करता है और कंपनी कितनी पुरानी है, ज्वाइन करने के बाद वो क्या करता है, कैसे अपने लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करता है, क्या सीखता है, कैसे अपनी टीम को अपने साथ एंगेज करके रखता है, कैसे लोगों में प्यार की भावना फैलाता है, कैसे लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते, सारा उस पर डिपेंड करेगा। कब ज्वाइन किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी कितनी पुरानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स ग्रेट नारंग सर, आपके पास में बहुत बड़ा खजाना है सर। एक इंटरव्यू में हम लोग इसको समेट नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर वाले की एक बड़ी कृपा है सर हमारे ऊपर में। बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी एक बार अगर हमारे शो पे आ जाती है ना सर, तो फिर हम उसको अपना बना लेते हैं। आप तो वैसे ही अपना बना लेते हैं उससे पहले ही। बहुत बड़े बड़े नाम है सर, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, मतलब हमारा ड्रीम था वो भी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा आए, और एक बार आए तो कई सारे हमने बिंद्रा सर के इंटरव्यू शूट किए। संतोष नायर जी को पर्सनली मैं बहुत फॉलो करता था एज ए ट्रेनर, तो उनके हमने कई सारे इंटरव्यू शूट किए। तो वैसे ही एक लंबी सीरीज आपकी हम लोग शूट करेंगे नारंग सर। सो दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यूवर्स की तरफ से, और आपने पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल पेश हुए हैं सर। आपने जिस प्रकार एथिक्स के साथ में काम किया, और किसी एक व्यूवर ने प्रश्न पूछा है कि नारंग सर 25 सालों से एक ही कंपनी में हैं या कई सारी कंपनियां बदल चुके हैं। तो मतलब आश्चर्य करने वाली बात है ये कि 25 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक काम करके आपने एक अलग तरह का संदेश दिया है पूरी इंडस्ट्री को। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद नारंग सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। सो ये थे अनिल नारंग सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आप भीषम पिता मैं कह सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के ज्ञान के सागर कह सकते हैं। आज उनके ज्ञान की थोड़ी सी झलक हमें देखने को मिली, और नारंग सर से हम आगे भी मिलेंगे, क्योंकि एक बार जो चैट विद सुरेंद्र वत्स में आता है तो फिर उसकी ज्ञान की बारिश हम सब लोगों पे होती रहती है। अगर आपने फ्रेंड्स मीट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, 5 मार्च तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रजिस्टर कीजिए और फिज़िकली मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा।